आप देख रहे हैं उपभोक्ता जनघोष, सच को समर्पित। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूजे न्यूज में। मैं आर चौधरी। जैसा कि आपको पता है कि 2022 आ रहा है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और साथ ही जनता का मन भी समझ में आ रहा है कि जनता किस ओर जाने वाली है। तो 2022 बहुत ही नज़दीक है और उत्तर प्रदेश के यूपी चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं। विधानसभा में पिछली बार अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 300 प्लस सीटें पार की थी और इस बार कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल थे उनके साथ, बीजेपी के साथ, वो इस बार अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसमें कि एक बड़ी पार्टी उनके साथ पल्ला झाड़ चुकी है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, शायद आपको पता हो कि जिनकी पिछली बार 10 से 12 सीटें थी, इस बार वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को डूबता हुआ जहाज कह रहे हैं। तो जनता से हम जानेंगे, जनता के दिल की बात, कि इस बार बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस किसकी तरफ उनका मन जा रहा है। तो स्वागत है आपका यूजे न्यूज में। आपका नाम जानना चाहूँगा। पवन जी, तो पवन जी, मुझे ये बताइए कि 2022 में आपके हिसाब से क्या आप योगी सरकार के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि 2017 में जो चुनाव हुए थे, काफ़ी पार्टियां एनडीए के साथ थी, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि सभी पार्टियों को छोड़ दिया जाए? बाबा जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार में, और यहाँ भी जहाँ आप हमारा विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ जो भी लोग हैं या जो भी जनता का मन है वो बीजेपी कैंडिडेट नहीं, जैसा देखिए कैंडिडेट का जैसे आप बहुत अच्छी बात कही आपने, कैंडिडेट का चयन ही पार्टी को कहीं ना कहीं विजयी बनाता है। तो इस बार हम देख रहे हैं अभी कैंडिडेट को कोई भी कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग बाग यहाँ अपना मन बना चुके हैं। जैसा पिछली सरकार में हो रहा है, भू माफिया, अंडरग्राउंड क्रिमिनल हैं, उनके पुलिस वालों ने कानून व्यवस्था को सुधार करा के सरकार ने अच्छे काम होता है। तो यहाँ भी मैं एक छोटा सा रोकना भी चाहूँगा आपको, रोकने के लिए। मैं एक्चुअली जब हम ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता नाराज दिख रही है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? नाराज थोड़ा बहुत तो देखो, कहीं ना कहीं आदमी का नहीं, जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया वो कह रहे हैं कि हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया। किसान आंदोलन, बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन इस बार हम बीजेपी को देखना नहीं चाहते। तो किसानों के बारे में आपकी क्या राय है? किसान बैठे हैं, ये वीआईपी किसान, और बता जो मेन किसान है वो आज भी खेतों में काम करते हैं। वो किसान वीआईपी किसान और मतलब किसान का मुझे फर्क समझ में नहीं आया। वीआईपी किसान जो होते हैं उनके जहाँ वो धरने पे बैठे हैं वहाँ एसी लगे हुए हैं, शराब एसी तो मेरे ख्याल से गरीब आदमी आजकल एसी लगा देता है। धरने पे बैठे, धरने पे एसी नहीं लगाए जाते। धरने पे 2 कमरों में एसी लगा हुआ है। मैं पर्सनली जाकर आया हूँ। एक जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर मीटिंग होती है, बहुत आदमी जमा हो जाते हैं तो गर्मी होती है, इसलिए वहाँ पर एसी लगा हुआ है। और एक जहाँ पर किसान नेता जो इकट्ठे बैठकर मीटिंग करते हैं, क्योंकि सड़क पर बैठने से वाहनों की आवाजाही की वजह से शोर होता है, तो वो एक साउंड प्रूफ के रूप में मान लीजिए एक कमरा है, तो वहाँ 2 कमरों के अलावा तीसरा कमरा एसी का नहीं है। तो फिर वीआईपी कैसे होगी? कुछ किसान तो थोड़ा कुछ हो रहा है। किसान तो हम मतलब किसान जो 637 किसान संस्थाओं ने इस आंदोलन को समर्थन किया हुआ है। तो 637 संस्थाएं तो मतलब कुछ तो उनके पास भी उनका अपना विवेक है। जितने भी हम यहाँ देखते हैं सारे किसान अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनमें और आज तक आंदोलन जो पश्चिमी यूपी का करीब 70% किसान
70% किसान सर आंकड़ों में है, जो यहाँ की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं से जितने किसान जुड़े हुए हैं 70% किसान आज आंदोलन कर रहा है। चलिए, तो भैया किस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं देखा जी हम जानकारी के साथ बता रहे हैं आपको। 70% किसान, अब जो 70% किसान पिछली बार जो भाजपा के साथ था अब वो टूट चुका है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो अपनी मांगों के हिसाब से जो उनकी मांगे हैं वही मांग रहा है, लेकिन वोट वो भाजपा को ही दे। हाँ, ये बात आपकी मैं मान सकता हूँ कि डिमांड वो कुछ भी करे, वोट अगर वो भाजपा को दे रहे हैं, हाँ ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ, क्योंकि वोट का मन किसका क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए, जैसे कि हमने बीजेपी को क्यों चुना? बीजेपी को हमने इसलिए चुना कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा थी। 2014 में महंगाई चरम पर पहुँच गई थी कांग्रेस शासन में, ठीक है। योजनाएं उन्होंने भी बहुत दी थी जनता को, लेकिन महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और आज वही मुद्दा फिर से सर पे आन खड़ा हुआ है कि आज देश में जो महंगाई है, हम महंगाई के मामले में बहुत सारे देशों से बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। इकोनॉमी हमारे से अच्छी बांग्लादेश की हो चुकी है, हमारा जीडीपी पूरी तरह से माइनस हो चुका है। जबकि मनमोहन सिंह सरकार जब गई थी तो जीडीपी 9% था, आज माइनस के भी अंदर जा चुका है। तो जब जीडीपी हमारे देश की ग्रोथ नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसको कैसे दूर करेंगे? नहीं, आप जब कॉन्फिडेंट होकर बात करें, मैं तो आपकी बातों की तालीम कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमारे देश में परेशानी का सबब बन रही है। तो आपके नेता, जो भी नेतागण हैं या जो भी शीर्ष पदों पर आसीन हैं, तो उनको एक चीज सोचनी होगी, क्योंकि अभी देश में काफी लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉयमेंट, उनको पता नहीं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मेरा बोलना आपसे ये है कि इतनी सारी व्यवस्थाएं जो अव्यवस्था में तब्दील हो चुकी हैं, उसको व्यवस्था के दौर में कैसे लेकर आएंगे? देखिए, 69,000 भर्ती आप पिछली बार शिक्षा विभाग में निकाली है। शिक्षा विभाग में पिछले 6 महीने से कोई भी सिर्फ निकली है, लेकिन भर्ती कोई नहीं हुआ है। 2014 के बाद निकली है, भर्ती हुई है। और अब जल्दी ही अभी लखनऊ में जो शिक्षक थे उनके ऊपर लट बजाया गया, क्योंकि उन्होंने पेपर भी दे दिए थे और उनकी अभी तक मतलब भर्ती जो नहीं हुई है, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। देखिए, मैं किसी और को नहीं कह सकता, मेरी सिस्टर खुद अभी भर्ती हुई है और वो आजकल बिलासपुर है। वो पिछले उससे लगी हुई है सर, इस साल में जो भर्तियां हुई थी, 69,000 भर्तियों में हुई है, और अब दोबारा भी हो रही है। और अभी देखो, 1.25 लाख पद शिक्षकों के अभी उत्तर प्रदेश में खाली हैं, और पिछले 1 साल से उनमें कोई भी भर्ती नहीं है। इसमें क्या है, पहले जो आज, चलिए छोड़िए, आप भर्ती को हम जाने देते हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में आपका क्या कहना है? पेट्रोल तो कोई दिक्कत नहीं है, 600 क्या 150 की हो जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 500 रुपये लीटर भी होगा तो भी हमारे लिए है? हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी वाली आने वाली। और वैसे भी इलेक्ट्रिक का जमाना है। सर, सिलेंडर 350 रुपये था कांग्रेस शासन में, 800। कांग्रेस शासन में जब 350 था, उससे पहले 70 रुपये मिला, 350 की होगा। और आने वाले समय में बढ़ेगा, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, चाहे एक रोजगार करने वाला उसकी तनख्वाह बढ़े ना बढ़े, काम उसके चले ना चले, लेकिन महंगाई बढ़ती रहनी चाहिए। रोजगार भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो 2 साल से लोग का कोरोना की वजह से। अच्छा, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो भारत सरकार को कमा के देती है, वो सारा प्राइवेटाइजेशन में बदल रहा है, यानी मोनेटाइजेशन हो रहा है, उनका निजीकरण हो रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं जनता, ठीक है, एक महत्वपूर्ण में जो मतलब प्रभुत्व जो होता है दिमाग में, वो उनके छा चुका है, और मतलब सब कुछ पता है, सब कुछ गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव इंसान जो है वो सब कुछ गलत होते हुए भी कि हाँ हम सही हैं, ये इस नारे से बाहर अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह चीज़ हमारे देश को कहाँ लेके जाएगी, ये फ्यूचर ही बताएगा। आइए और लोगों से जानेंगे। तो
दोस्तों, जैसा कि हम पिलखवा में आए हैं और यहाँ हम जान रहे हैं कि 2022 में पब्लिक का मिजाज क्या है। 2022 के लिए पब्लिक का रुख किस ओर है, तो आइए जानेंगे हम। सर, नाम क्या आपका? ईश्वर चंद जी, आप ये बताइए कि 2017 में बीजेपी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और 300 प्लस सीटें, 325 सीटें, 325 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में निकाली। आपको क्या लगता है, वो प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? नहीं। ऐसा क्यों लगता है वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएंगे? नहीं, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, तो ये भी तो जरूरी था। तो राम मंदिर बन गया, वो राम मंदिर की जो निवासी है मानी है, हर चीज की है, तो चौराहे चौराहे पर मंदिर बना हुआ है। लेकिन जो पब्लिक को चाहिए, पब्लिक चाहिए रोजगार, और रोजगार से हिंदी खुद को तोड़ दी गई है पब्लिक जी। इसलिए जो है पब्लिक को मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, ये तो धार्मिक मुद्दा बनाकर लड़ाई के वो बना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाकर पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। तो अब मुझे एक बात बताइए, जैसे कि इनका बीजेपी का एजेंडा तो सबको पहले से जिस हिसाब से पता था कि ये राम मंदिर के लिए ही सत्ता में आ रहे हैं, तो अगर अब उन्होंने अपना वो एजेंडा कंप्लीट किया है, तो अब इसमें उन्होंने कभी रोजगार को लेकर तो इतना सीरियसली कोई बात नहीं। उनका पहला मुद्दा तो ये था कि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, तो फिर आज अगर महंगाई है तो इसमें हम क्यों परेशान हो रहे हैं? महंगाई तो आदमी की परेशानी आज जो नौकरी लगी हुई थी, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, समझे जी, वो भी जो लग नहीं पा रहा है, पब्लिक को परेशान करा जा रहा है। 1000 रुपये 10,000 मिलेंगे और 1 रुपया मिला नहीं, अब 100 सरकार से दिखा दे। नहीं, सरकार का राशन भी तो बांट रही है। फ्री राशन से क्या होता है? राशन ही कोई चावल ही खाएगा क्या सूखे? वो सब्जी नहीं आना आएगा, नून से लकड़ी नहीं चाहिएगा, कपड़ा नहीं इतना जाएगा क्या? वो जब बच्चों को पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए शिक्षा नहीं देगा क्या वो? अब पढ़ाई के सुन लो, अपने जो स्कूल पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, पूरी फीस ले रहे हैं स्कूल वाले मनमाफी, और जो गार्जियंस को कौन सा फायदा हो रहा? बच्चा पढ़ नहीं रहा, बिना नंबर दिए, बिना पेपर दिए पास हो रहा। तो आपको क्या लगता है ये जो व्यवस्था तो ये कोरोना काल की वजह से हुई? कोरोना काल सरकार की वजह से तो आया नहीं। सरकार की वजह से नहीं आया, लेकिन फीस को तो आप कह सकते हैं, सिलेंडर को तो कह सकती है, नहीं कह सकती है चावल देने से पूरा हो जाएगा, राशन देने से चावल गेहूँ फ्री 2 रुपये किलो दीजिए उससे पूरा हो जाएगा। और राशन जो सिलेंडर है 800 रुपये का सिलेंडर आ रहा है, 850 रुपये का, जबकि 500-700 रुपये का सिलेंडर आता था। सब्सिडी मिलेगी, कुछ बनाया, लाइन लगवा दी, कभी गैस की लाइन, कभी आधार कार्ड की। तो वैसे भी ब्राह्मणों की पार्टी है, तो आपको ब्राह्मण वाली बात नहीं है, यानी कि सबको सर्वोदय है, यानी कि सबका भला होना चाहिए, ये नहीं है सबका उदय होना चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मणवाद पार्टी है तो ब्राह्मणवाद तो होना चाहिए। अब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमारा भारत देश जो है सभी को मानता है, सभी को फायदा होने से सभी की मत की बात एक जात को नहीं देना चाहिए। लेकिन देशभक्ति के लिए मान लो जैसे हथियार खरीदे गए हैं, तो देशभक्ति के लिए थोड़ी महंगाई तो बर्दाश्त की जा सकती है। महंगाई बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन वो तो झेल रहा है, बर्दाश्त करो आप। लेकिन ये फालतू खर्चे हो रहे हैं अपने जो है सैलरी अकाउंट पे, देखो ना बच्चों को कहाँ से आएगा उसके लिए। रोजगार है, हमारा क्षेत्र है, तुम्हारा कलेक्टर के आसपास में गाजियाबाद लगता है, नोएडा लगता है, और तुम्हारा बुलंदशहर लगता है, लेह लगता है। जो हमारे यहाँ का निवासी है उसके लिए कौन सा भी अस्पताल बनाया है ऐसा कि जिसमें जो जाके अपनी समस्या का हल कर सके। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई बड़ा बीमार हो जाता है, उसको दिल्ली लेके जाना पड़ता है। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था लखनऊ की बहुत ज़्यादा खराब है? बहुत ज़्यादा खराब है। आप सड़क देख लीजिए लखनऊ की, या नाला देख लीजिए, इतनी गंदगी है कि पूरा प्लेटफॉर्म हुआ पड़ा है पानी के लिए। अगर 2 दिन पड़ जाए पूरा दुकानों में घरों में पानी भर जाता है। पानी निकासी की समस्या है, हाँ ये समस्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले जनरली में लखनऊ की मान ली कि पिछले 10 साल से यहाँ पर कोई बीजेपी का कैंडिडेट जीता भी तो नहीं है, तो फिर कैसे काम करेगी? बीजेपी का क्यों नहीं काम करेगी? अपने जो सपा का आएगा नहीं, बसपा का आया नहीं, बीजेपी केंद्र में है और अपने प्रदेश में भी है, राज्य में भी है, क्यों नहीं काम करेगी? वो तो जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते आ जाएगा। वो तो कहेंगे ना कि हमारे यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो बात सही, आपकी जनप्रतिनिधि नहीं है, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अपने
एक मिनट, संसद में बैठ कर अपने कोई भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं, रद्दो बदल कर सकते हैं इसमें जो है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है विधानसभा में बैठ के प्रस्ताव पास कर सकते बीजेपी हैं जो भी इस वक्त कार्य कर रही है वो जनता के हित में नहीं है, जनता के अहित में है। विरोध में है। तो देखिए जैसे कि जनता जान रही है कि इस बार 2022 में कहीं ना कहीं वो बीजेपी से नाराज है और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि 2022 बहुत ही कठिन होने वाला है। तो कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की, झटपट भरला बनगढ़ से मटकी। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2022 में ये चीज़ें जरूर सामने वाली है। बने रहिए हमारे साथ और लोगों से बात करेंगे। तो जैसा कि हम फिलहाल आए हुए हैं और 2022 का चुनावी विश्लेषण चल रहा है, जनता से ही जान रहे हैं जनता के मन की बात। तो हमारे साथ हैं, सर नाम क्या है? हेडलाइन से तुम आ रहे हो व्यवस्था परिवर्तन तो पीछे रहो राजू भैया, तो व्यवस्था परिवर्तन दुकान में अपने दुकान पे रहो, दुकान पे खड़े हो यहाँ तो बिल्कुल आ रहे हो पुलिस के साथ में। तो मेरा जानना सर ये था आपसे कि जो मौजूदा माहौल में, जैसा कि काफ़ी गांवों में मैं गया हूँ, वहाँ कहीं ना कहीं एक एंटी इंकमेंसी का माहौल चल रहा है। इसको देख के आपको क्या लगता है कि 2022 में जो 2017 वाला प्रदर्शन बीजेपी ने दोहराया था उसको दोबारा से दोहरा पाएंगे? जनता की अपनी व्यक्तिगत शिक्षा जी जी रिकॉर्ड हो रही है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। ऐसे लोग इस देश में हैं जो लोकतंत्र को समझते हैं, जो लोकतंत्र के महत्व को समझते हैं। सही मायने में उनके किस तरह से कि लोगों को मौका मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिले समाज में, तो चाहते हैं कि जो सरकार एक बार बन गई है उसके बाद में दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं न्यूज़ चैनलों की डिबेट पर देखता हूँ और लोगों के से मुँह से सुनता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने पहले तो 70 साल कहते थे, फिर उसके बाद 60 साल में या 50 साल में आ गए। तो क्या लगता है कि क्या 50 साल में हमारे देश का कुछ भी विकास नहीं हुआ? लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं कहा जा सकता। सत्ता में बने रहने वाले चाहे कांग्रेस मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस से बढ़ के भाजपा इस कार्य को कर रही है जो कभी कांग्रेस नहीं। कार्य जैसे अच्छे या बुरे? अच्छे कार्य या बुरे कार्य? तानाशाही कार्य, तानाशाही। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि तानाशाही जो इनकी चल रही है, जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं आज की तारीख में, और जिस मुद्दे पर भी मतलब कोई भी अगर इन्हें आज असेंबली में कोई भी कानून पास करना होता है, वो बिना किसी विपक्ष के, बिना किसी से जानकारी लिए, किसी से विचार विमर्श किए ये कानून पास कर रहे हैं, धड़ाधड़ कानून पास कर रहे हैं। देश में प्राइवेटाइजेशन का माहौल आ गया है, सारी चीज़ें निजी हाथों में जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब सही हो रहा है देश के लिए? बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहा है, देश का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन। किसान अपनी सही मांग कर रहा है, सरकार तानाशाही तो कर रही है, उसकी मांग का विरोध कर रही है, उस पर सुनाई नहीं करी। कितना लंबा समय हो गया किसान क्यों नहीं कर रही? ये उसकी तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? क्यों कैसे कहा जा सकता है ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो नजर ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि जो सत्ता में आ जाता है वो सत्ता में बने रहने की साजिश रचता है। समाज के लिए इतना हितैषी नहीं है जितना होना चाहिए। समाज का दायित्व कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए मुझे, जिस आदमी ने किसी को भाजपा के लिए वोट दिया और वो बदल करके कांग्रेस में चला गया, उसे वोट तो भाजपा ने दिया था। ये क्या है? ये सत्ता की क्या है? ये दलबदलू चला है। सरकार जो भी संशोधन करती है केवल अपने हित में करती है, जनता के हित में कोई संशोधन नहीं करती। ये सब बकवास है, झूठ है। इससे भी राजनीतिक अब तक आए एक दूसरा सत्ता में बने रहने की साजिश रहता है। अब आप वर्तमान में देखिएगा, ताज़ा बात है ना, अब कोई पुलिस वाला नहीं चलेगा। अब पता नहीं कौन सा प्रधान मुख्यमंत्री देश पाया। अन्य बात बताया जाता है
ठीक क्या है बैठ नहीं है तो बैठ पर जुर्माना है, हेल्प नहीं है तो हेल्प पर जुर्माना है। क्या इन लोगों का ये चाहिए था, इन्हीं से वोट लोगे और इनको ऐसे इनके साथ में वो व्यवहार करोगे जो अमानवीय है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जनता को पूरी तरह से लूट रखा है? लूट से भी ज़्यादा लूटा है जितना सरकार लूटती है, जितना तंत्र लूट रहा है। शासन और प्रशासन दोनों ही जनता को लूटने के लिए आते रहे अब तक, आज के दिन तक। आज के दिन पर आज भी बात कर रहे हैं। समझ रहा हूँ। तो अब एक बात बताइए, जैसा कि बाहर मुल्कों में एक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रहती है, 10 साल के बाद वो उसको सत्ता से खुद ही जनता या उसको चुनाव लड़ने का हक ही खत्म कर दिया जाता है। तो आपको लगता नहीं ऐसा काम हमारे हम बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं। लोकतंत्र ये कहता है कि सीधे जनता के द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाए, जनता के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाए, जनता के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाए। हम तो बराबर बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं और एक बार के बाद में उसे दोबारा आना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अन्ना हजारे ने, जैसे अब हम यहाँ आ जाते हैं कि एक समाज सेवी के हिसाब से, तो अन्ना हजारे बहुत बड़े समाज सेवी थे और उन्होंने 2013 और 14 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसके वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। महंगाई जो कि कांग्रेस के टाइम पर थी, ऐसा बोलते हैं कि महंगाई चरम पर पहुंच गई तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तो आपको क्या लगता है, क्या ये महंगाई बीजेपी को भी लेकर डूबेगी? महंगाई तो सही मायने हर किसी सरकार को लेकर डूबती है, लेकिन ये सरकार भी चल रही है। महंगाई के होते हुए भी ये अभी अपनी नाव को डूबने से बचाए हुए है, लेकिन ये नाव के दिन आगे डूब गई। तो ये इसमें गलती सरकार की होगी, तो जनता की गलती होगी, क्योंकि जनता ऐसी सरकार को चुने हुए हैं जो महंगाई बढ़ा रही है तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये आप ये नहीं कह सकते जनता की गलती है, जनता की गलती नहीं है। जनता ने किसी जनप्रतिनिधि को जब चुन के भेज दिया तो किस लिए भेजा है? कोई इसीलिए भेजा है कि व्यवस्था ठीक रखे। लेकिन ये जनप्रतिनिधि जब बिकने लगे और होटल में रहने लगे और जब ये माननीय शब्द कहलाए जाते थे और ये माननीय अमानवीय व्यवहार करने लगे थे, बिक्री करके सरकार को गिराने लगे, इनसे बड़ा अमानवीय कौन हो सकता है? आप सही बात क्यों नहीं कहते? नहीं, आप सही ये तो पशु की तरह बिक रहे हैं। मेले में जैसे पशु बिकता है ऐसे बिक रहे हैं और सरकार को गिरा रहे हैं, बना रहे हैं। बिल्कुल। तो मौजूदा कंडीशन में जो भी बीजेपी कैंडिडेट हो या समाजवादी कैंडिडेट हो या कांग्रेस कैंडिडेट हो, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब जनता उन्हें चुनती है तो वो बिकते हैं, वो दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन बिक्री के आधार तो कहीं पाए नहीं जाते ना। अब आप ये देखिए, आप ये मत क्या कहते हैं बिक्री के आधार पर पाए जाते हैं। जब ये एक पार्टी को छोड़कर दूसरे होटल में रुकते हैं तो अपने बचाव के लिए वो तो ही कहते हैं हम अपने बचाव के लिए बचाव क्या कर रहा है बताइए। जिनको दान मिला होता है ये बहाने लेते हैं, ये जनता को मूर्ख समझते हैं, स्वयं को चतुर समझते हैं। पर जनता इतना समझती नहीं, जनता में इतना साहस नहीं है कि वो इनसे प्रश्न करें कि हमने तुमको चुन के भेजा था। वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये गलती तो जनता की है ना, कि जनता एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनती है जो आप ये गलती जनता की नहीं बताएंगे। व्यवस्था के लिए जब सांसद चुन गया और 2 जगह कानून बनता है, राज्य में बनता है, केंद्र में बनता है, इसका दायित्व है कि कानून ऐसा बनाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दल बदले तो उसकी सदस्यता खत्म कर देती जब कहते हैं वो दल बदलता है, दल बदलने का उसको अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए। तो ये चुना जिस दल है उसी दल से होना चाहिए। तो बहुत ही बेबाकी से इन्होंने लाइट रखी और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश की जनता आज बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है, आक्रोशित है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चेतना चाहिए कि आने वाला समय उनके लिए कठिन हो सकता है। अगर इसी तरह जनता अपना विवेक खोती रही और अब उनकी गलतियों को बताते रही और उसके बाद वो गलतियों को अनदेखा करते रहे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भूचाल बनेगा और भूचाल आएगा तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ भाग कर ले जाएगा। तो वो हाल सरकार का भी हो सकता है, पार्टी का भी हो सकता है और आने वाले चुनाव में तानाशाही का भी हो सकता है, जैसे कि जनता कह रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और लोगों की भी राय जानेंगे। विजय न्यूज में धन्यवाद।
तो जैसा कि हम पिलखवा में हैं और यहाँ पर हम जान रहे हैं पब्लिक की राय कि 2022 में उनका सपोर्ट किस हो रहा है। तो हमारे साथ है सर, नाम क्या आपका? हाँ वो भी करेंगे ऑनलाइन दिलीप चंद। तो दिलीप चंद जी, आप ये बताइए कि 2022 में जनता का रुख किस ओर हो सकता है? जी, तो आपको क्या लग रहा है कि महंगाई का मुद्दा बीजेपी को जमीन पर ले आएगा? 2017 में आपने किसको बीजेपी को? तो मैं एक बात एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पिलखवा में पिछले 10 साल से बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं, 16 विधान। तो बीजेपी का कहना ये है कि जब जहाँ पर उनका जनप्रतिनिधि नहीं है जो जनता की आवाज़ उन तक पहुँचा सके, तो वहाँ पर विकास कार्य कैसे पूरे हैं? पब्लिक में जाती है। अच्छा, जैसे बहुत समय से मैं पिलखवा को देख रहा हूँ, यहाँ पर लोगों में ना आपसी भाईचारा बहुत है, लेकिन बीजेपी में एक मतलब माहौल चल रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करो और आगे बढ़ो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एजेंडा उनका परफेक्ट से हिट होने वाला है? हो गया लेकिन आगे को नहीं होने वाला है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जनता समझ चुकी है। तो अब एक बात बताइए कि जो आज देश में एम्प्लॉयमेंट की जो सबसे बड़ी परेशानी है, हमारे देश में बेरोजगारी जो है, वो बेरोजगार लोग जो है वो 14 करोड़ से ऊपर बेरोजगार हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि पिछले मतलब 7 साल पहले भी बेरोजगारी इतनी थी देश में? इतनी अब है। इतनी अब है। पहले बेरोजगारी, हाँ। काम भी थे, अब काम ही ना है तो क्या करें? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर में थोड़े काम थे, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब सरकार का कहना ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में लेकर आ रहे हैं, जिससे कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यानी जैसे तेल हो गया, रेल हो गई, उसके बाद आपका बिजली हो गई, ये सब चीज़ प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो क्या सरकार का ये कदम सराहनीय है? गलत है? नहीं, अगर प्राइवेट हाथों में जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सही, लेकिन वो देंगे क्या? जी। सरकार तो अच्छी पैसे दे रही है, बेरोजगारी है तो ये सरकार कह रही है कि सारे सेक्टर लॉस में चल रहे हैं, इसलिए हम इनका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, रेल सेवा वो प्राइवेट हाथों में जानी चाहिए या सरकार के हाथों में रहनी चाहिए? सरकार के हाथों में। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक भाषण दिया था कि रेलवे उनसे उनके दिल से जुड़ा हुआ है और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होगा, ये लोग जो गप फैला रहे हैं, इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है और आज वही रेलवे जो है प्राइवेट हाथों में चल रहा है, जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है? तो आपको क्या लगता है, अगर यही एजेंडा रहा तो ये 2022 और 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएंगे? हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? तो अब आपकी क्या विचार है इस मुद्दे पे कि 2022 में प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? लेकिन ये क्या तो जैसा कि सबने बताया कि बीजेपी को बहुत कहना पड़ेगा, सही बात है, क्योंकि जो मौजूदा माहौल में जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के विपक्ष में जा रहा है। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जनता इस बार कहीं ना कहीं नाराज है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं चौधरी।